रुको, यह पत्र तो गुप्त होना चाहिए। यह तुम्हारे हाथ कैसे लगा? कियारा ने सवाल किया। उत्तर देते समय प्रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे यह मेरे प्रेमी से मिला है। हम आपका प्रेमी? कियारा ने भौहें चढ़ा दी। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया? हाँ हाँ, आप मुझे पहले ही बता चुके हैं कि आपका प्रेमी बिस्तर में अच्छा है, लेकिन इसका इससे क्या लेना देना है? हाँ हाँ हाँ, प्रिया जोर से हंसी। लेडी कियारा, हालांकि यह सच है कि मेरा प्रेमी बिस्तर में अच्छा है, अभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बिस्तर में अच्छा होने के साथ साथ मेरा प्रेमी बहुत मजबूत भी है। मजबूत? हाँ, अन्यथा क्या आपको लगता है कि मैं महल छोड़ने के लिए मूर्ख हूँ, भले ही मुझे पता हो कि कोई मेरी जान के पीछे पड़ा है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। कियारा ने असमंजस में अपना सिर हिलाया। मार्की विक्रांत, वही जिसे उस कुतिया ने पत्र भेजा था। हाँ, उसके बारे में क्या? कियारा ने सवाल किया। वह मार्क मेरे प्रेमी का अधीनस्थ है, प्रिया ने खुलासा किया। क्या? कियारा ने आश्चर्य से प्रश्न किया। हाँ, जिसने मेरे प्रेमी को पत्र दिया और उसका अनुवाद किया वह स्वयं मार्की था, प्रिया ने बताया। लेकिन क्या मार्की मार्की नहीं है? मेरा मतलब है, एक मार्की के घर का नेता होता है, वह किसी और का अधीनस्थ कैसे हो सकता है? अरे ऐसे कई रईस हैं जो अन्य रईसों, लेडी कियारा के अधीनस्थ हैं। कियारा ने फिर अपनी आंखें सिकोड़ लीं और सवाल किया। क्या आपका प्रेमी ड्यूक है? बिल्कुल नहीं। मेरा प्रेमी एक आम आदमी है जो बिल्कुल भी आम नहीं है, प्रिया ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। है? अब भूमिकाएं उलट गई हैं। अब प्रिया वह थी जो कियारा की विभिन्न प्रतिक्रियाओं को देखकर मनोरंजन की तलाश कर रही थी। फिर एक मार्की एक आम आदमी का अधीनस्थ क्यों बन गया? कियारा ने सवाल किया। यह एक रहस्य है। हालांकि प्रिया ने अपने होठों पर उंगली रखी और मुस्कुराई। कियारा ने मुंह बनाया और फिर उसके दिमाग में एक और सवाल आया। रुको, अगर मार्की विक्रांत आपके प्रेमी का अधीनस्थ है, तो उसने संगीता के साथ सौदा क्यों किया? ठीक है, यह एक लंबी कहानी है। मान लीजिए कि मार्की शुरू से ही मेरे प्रेमी का अधीनस्थ नहीं था, केवल इसलिए कि उसने मुझ पर हमला किया था कि वह मेरे प्रेमी का अधीनस्थ बन गया। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। कियारा अब सवालों से भरा हुआ था। प्रिया बस मुस्कुराई और जवाब दिया, आप जल्द ही सब कुछ समझ जाएंगी, लेडी कियारा। कियारा को लगा कि अगर वह प्रिया के प्रेमी मार्की और उस सब के बारे में अधिक बात करेगी तो उसे सिरदर्द होने लगेगा। शुरुआती विषय पर लौटना बेहतर होगा। साथ ही संगीता द्वारा उसे मारने की कोशिश को लेकर प्रिया बहुत शांत लग रही थी, इसलिए कियारा ने नहीं सोचा था कि वह इतनी असभ्य निकलेगी। तो आप संगीता के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? कियारा ने सवाल किया। अचानक प्रिया की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई और कियारा उस मुस्कुराहट को देखकर थोड़ा असहज महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या तुम उसे मारने जा रहे हो? कियारा ने सवाल किया। हम? बिल्कुल नहीं, लेडी कियारा। मैं एक खूबसूरत महिला हूँ, खूनपसंद मनोरोगी नहीं, प्रिया ने उत्तर दिया और कियारा ने राहत की सांस ली। तो फिर आप क्या करने जा रहे हैं? कियारा ने सवाल किया। है? मैं उसे और अधिक से अधिक काम करने के लिए मजबूर करूंगा। आपका क्या मतलब है? कियारा ने भौहें चढ़ाते हुए सवाल किया। प्रिया की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और उसने सवाल किया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ तुम्हारे कमरे में हूँ, तुम्हारे साथ इतने इत्मीनान से बातें कर रहा हूँ? कैसे?
फिर प्रिया ने अपना सिर हिलाया और कुछ मिनट पहले की घटना को याद किया। संगीता, मुझे लेडी कियारा से कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। सफाई विभाग से अवश्य जांच कर लें और उनकी सभी रिपोर्टें पढ़ लें और जांच लें। याद रखें, सफाई विभाग चीजों को बहुत गड़बड़ करता है, इसलिए आपको व्यक्तिगत रूप से जाकर प्रत्येक कमरे की जांच करनी होगी और देखना होगा कि वहां सफाई हुई है या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको उस रूम नंबर को नोट करना होगा। एक बार जब आप काम पूरा कर लें तो उन सभी कमरों के नंबर सफाई विभाग को दे दें ताकि वे कमरे को फिर से साफ कर सकें। प्रिया संगीता की ओर चली, जो लगातार 3 घंटे काम करने के बाद आराम से अपनी कुर्सी पर बैठी थी और 15 मिनट का आराम ले रही थी। इसके बाद संगीता का चेहरा बिगड़ गया। हालांकि प्रिया का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। यह काम पूरा करने के बाद तुम्हें रसोई में जाना होगा और खाना नौकरानियों के बीच बांटना होगा। इसे जल्दी करो, नाश्ते से पहले हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। लेकिन क्या यह आपका कर्तव्य नहीं है? संगीता ने सवाल किया। प्रिया ने फिर संगीता की ओर देखा और जवाब दिया, क्या आप मूर्ख हैं या कुछ और? या क्या आपके कानों के अंदर कुछ अनावश्यक तरल पदार्थ हैं? क्या मैंने नहीं कहा कि मुझे महिला कियारा से कुछ महत्वपूर्ण बात करने की जरूरत है? संगीता ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए, हालांकि उसने कोई जवाब नहीं दिया। तुम कुतिया, आप उसकी जिज्ञासा को कम करने के लिए वहां कौन सी महत्वपूर्ण बातचीत करने जा रहे हैं? निःसंदेह वह यह बात जोर से नहीं कह सकती। वह प्रिया से कुछ कहने में सक्षम हो सकती है, हालांकि अगर उसने कियारा को नाराज किया तो उसके लिए आसान जीवन जीने का कोई रास्ता नहीं था। वह केवल वही कर सकती थी जो प्रिया उससे करने को कह रही थी। ठीक है, जो भी हो, इसमें केवल 1 घंटा लगेगा। अगर मैं इसे जल्दी करूंगा तो शायद मैं 45 से 50 मिनट में सब कुछ खत्म कर दूंगा, फिर मैं 10 मिनट के लिए आराम कर सकता हूं। हालांकि जैसे कि उसने अपना मन पढ़ लिया हो, प्रिया ने आगे कहा। ठीक है, मैं पूरी तरह से भूल गया था। गार्डों ने कहा था कि दक्षिण गार्ड पोस्ट में चूहे थे। हर दूसरी नौकरानी व्यस्त है, इसलिए आपको स्वयं जाकर इसे साफ करना होगा। मेरे द्वारा पहले बताई गई चीजें पूरी करने के बाद इसे करें। मुझे खुद गार्ड पोस्ट के अंदर जाना होगा? संगीता ने घृणा से प्रश्न किया। हाँ, उस चेहरे में क्या है? जब तुम रात को वहां जाते थे तो तुम बहुत घृणित नहीं लगते थे, तो अब क्यों? प्रिया ने जवाब दिया और संगीता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। प्रिया फिर से संगीता को धमकाने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रही थी। प्रिया ने सख्त लहजे में आदेश दिया, मैं अगले कुछ घंटों तक लेडी कियारा के साथ बात करने में व्यस्त रहूंगी। मेरे लौटने से पहले मैंने जो कुछ भी कहा है उसे पूरा कर लूं, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। संगीता ने अपना सिर नीचे किया और फिर अपने होठों को काटा, इससे पहले कि वह शांत हो जाती और जवाब देती। हाँ? संगीता, सुनो, मीना, सारा, मलिका और माया आज नहीं आएंगी, इसलिए तुम्हें उनके हिस्से का काम भी करना होगा। यह उन सभी चीजों की सूची है जो आपको करनी है। मैं व्यस्त हूं क्योंकि मुझे लेडी कियारा से बात करनी है। मुझे उम्मीद है कि मेरे लौटने से पहले सब कुछ हो जाएगा। क्या मैंने स्पष्ट कर दिया है? हाँ? संगीता ने प्रिया से सूची ली और देखा कि उसे आज अकेले ही 15 अतिरिक्त काम करने थे। हालांकि संगीता ने शिकायत नहीं की। नहीं, यह कहना बेहतर होगा कि उसमें शिकायत करने की ऊर्जा नहीं थी। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे थे, उसका मेकअप अस्तव्यस्त था और उसके कंधे ऐसे लटके हुए थे मानो उसमें कोई ऊर्जा ही नहीं बची हो। वह ऐसी लग रही थी मानो वह कोई चलती फिरती लाश हो। हालांकि कोई उसे दोष भी नहीं दे सकता था।
पिछले 5 दिनों से प्रिया उससे प्रतिदिन 25 घंटे काम करवा रही थी। उसने उसे लापरवाह और शांत सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। इतना ही नहीं बल्कि अरे, क्या आपको नहीं लगता कि हेडमेड प्रिया अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रही है? एक नौकरानी ने सब कुछ देखा तो दूसरी नौकरानी से सवाल किया। क्या आप यहाँ नए आए हैं? दूसरी नौकरानी ने सवाल किया। हाँ, मैं हूँ। मैं 2 सप्ताह पहले शामिल हुआ हूँ। तो तुमने ऐसा कुछ क्यों कहा? मैं अभी भी ठीक हूँ, हालांकि किसी अन्य नौकरानी के सामने ऐसा मत कहो, ठीक है? ओह क्यों? प्रमुख नौकरानी प्रिया नौकरानियों के बीच बहुत लोकप्रिय है और उसकी लोकप्रियता वाजिब है। वह हमारे काम का बोझ कम करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करती है। इतना ही नहीं, उसने मंत्री से और नौकरानियां रखने के लिए भी बात की ताकि हमारा काम का बोझ कम हो सके। कुछ साल पहले हम नौकरानियों को इतना काम करना पड़ता था कि हम में से कई लोग अत्यधिक परिश्रम के कारण मर जाते थे। हालांकि जब से प्रधान नौकरानी प्रिया प्रधान नौकरानी बनी, सब कुछ बेहतर के लिए बदल गया। हेडमेड प्रिया महल की लगभग हर नौकरानी की आदर्श है। यदि आप कहते हैं कि प्रधान नौकरानी किसी और के सामने अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रही है, तो हो सकता है कि आपकी अन्य नौकरानियों के साथ नहीं बन पाए, इसे याद रखें। लेकिन ऐसा क्यों दिखता है? कौन जानता है? लेकिन मुझे यकीन है कि यह सब हेडमेड संगीता की गलती है और हेडमेड प्रिया उसे सजा दे रही है। ओह, मैं समझा। नौकरानियां फिर चली गईं और संगीता ने, जिन्होंने उनकी बात सुनी, अपने दांत पीस लिए। हाँ, चाहे वह प्रिया के खिलाफ कितनी ही शिकायत क्यों न करे, कोई भी उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था और सभी ने दोष उसी पर मढ़ दिया। उसके लिए कोई न्याय नहीं था। प्रिया न केवल अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रही थी, बल्कि वह अपनी लोकप्रियता का भी दुरुपयोग कर रही थी। यह बिल्कुल अनुचित था। प्रिया, जिसने उसके हाव भाव पर गौर किया, ठंडे स्वर में मुस्कुराई। इन पिछले 5 दिनों में उसने केवल 3 काम किए हैं: कियारा के साथ बात करना, अविनाश के साथ आनंदमय रातें बिताना और संगीता को धमकाना। वह वास्तव में इस समय अपने जीवन का आनंद ले रही थी। रिया अरोरा, क्या तुम पूरे दिल से मेरी महिला बनने को तैयार हो? विक्रांत अविनाश की हवेली के अंदर, अविनाश रिया के सामने खड़ा हुआ और पूछताछ की। मैं हूँ रिया, जिसका चेहरा टमाटर की तरह लाल था, ने उत्तर दिया। फिर उसे अपने शरीर में अजीब ऊर्जा प्रवेश करती हुई महसूस हुई और उसने भौहें चढ़ा लीं। यह उस समय के समान था जब वह अविनाश की गुलाम बन गई थी, हालांकि उसी समय यह अलग था। तुमने क्या किया? रिया ने भौहें चढ़ाते हुए सवाल किया। हे, यह मेरा एक और अजीब जादू है। एक और जादू? हाँ, क्या मैं पहले से ही तुम्हारे उस अजीब जादू के अधीन नहीं हूँ? दूसरे जादू की चिंता क्यों करें? रिया ने असमंजस में प्रश्न किया। पुनः अविनाश ने भौहें चढ़ा लीं। पुनः रिया ने भौहें चढ़ा दी क्योंकि अविनाश ने भौहें चढ़ा दी। अचानक अविनाश के चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह किस बारे में बात कर रही थी। हाँ, मेरे प्यारे छोटे हत्यारे, मैंने पहले ही तुमसे गुलाम सील हटा दी है। मैंने इसे 4 दिन पहले ही हटा दिया था। क्या? हाँ, क्या तुम्हें इसका एहसास नहीं हुआ? रिया चुप रही। उसे लगा कि वह झूठ बोल रहा है, हालांकि उसे अभी भी इस बात पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि उसने ध्यान नहीं दिया कि 4 दिन पहले उस पर से अजीब जादू हटा लिया गया था। क्या तुम्हें सबूत चाहिए? हम आइए इसे आजमाए। रिया अरोरा, हवा में कूदो, अविनाश ने आदेश दिया। आम तौर पर रिया का शरीर वही करता था जो अविनाश ने आदेश दिया था, हालांकि इस बार यह अपने आप नहीं हिला। क्या अब आप मुझ पर विश्वास करते हैं? अविनाश ने प्रश्न किया।
अचानक रिया के हाथ में एक खंजर आया और उसने एक त्वरित चाल में अपना खंजर अविनाश की गर्दन पर रख दिया। उसकी हरकत इतनी तेज थी कि अविनाश प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था और अब उसका खंजर उसकी गर्दन के 1 सेंटीमीटर करीब था। कोई भी साधारण हरकत और उसका सिर काट दिया जाएगा। क्या तुम्हें वह वादा याद है जो मैंने तुमसे पहले किया था? उसने चेहरे पर ठंडी मुस्कान के साथ सवाल किया। पूरे दिल से मेरी औरत बनने का वादा? अविनाश ने वापस प्रश्न किया। नहीं, ऐसा नहीं। मेरा वादा है कि जैसे ही मैं तुम्हारे इस खतरनाक जादू से छुटकारा पा लूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आप उसके बारे में बात कर रहे हैं? अविनाश ने एहसास में सिर हिलाया। जब रिया ने देखा कि अविनाश कितना लापरवाह था, तो उसने भौहें चढ़ा लीं। हालांकि जल्द ही उसने अविनाश की आंखों में एक चमक देखी। हालांकि इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, अविनाश चला गया और उसके होठों को चूम लिया। हालांकि चुंबन खत्म नहीं हुआ क्योंकि अविनाश ने तुरंत इसे तोड़ दिया। फिर उसने रिया की बर्फीली नीली आंखों में देखा और मुस्कुराया। तुम मुझे मारने की योजना कैसे बना रहे हो? अपनी कसी हुई चूत से मुझे चूस चूस कर सुखा रही हो? उत्तर देते समय रिया का चेहरा लाल हो गया। यह मत सोचो कि मैं मजाक कर रहा हूं। मैं तुम्हें सचमुच मार डालूंगा। ओह हाँ, अविनाश ने सिर हिलाया और उसके होठों पर एक और चुंबन दिया। फिर अविनाश ने रिया की कमर पकड़ ली और उसे अपने पास खींच लिया। मैं जो करने वाला हूं उसे पूरा करने के बाद शाम को आप मुझे मारने की कोशिश करेंगे तो कैसा रहेगा? आप क्या कहते हैं? अविनाश ने प्रश्न किया। रिया का चेहरा और भी लाल हो गया और उसने सिर हिलाया। ठीक है, तैयार रहो। जरूर जरूर, अब तुम मेरे साथ आ रहे हो, है ना? मिमी। अविनाश मुस्कुराया। है? रिया सचमुच बहुत प्यारी थी। क्या आप तैयार हैं? वह जाने वाली है। फिर जैसे ही उसने प्रिया की आवाज सुनी तो उसकी आंखों में एक चंचल चमक चमक उठी। हाँ, मैं भी निकलने वाला हूं। शुभकामनाएं। ऐसा नहीं है कि आपको इसकी आवश्यकता होगी। आखिरकार मैंने सिस्टर कियारा के दिमाग में अश्लील विचार भरकर अच्छा काम किया है, प्रिया ने उत्तर दिया। अविनाश ने अपना सिर हिलाया और हंसा। हाँ, आज वह दिन था जब वह कियारा के साथ एक और लंच करेगा। और आज मैं इतना घबराया हुआ क्यों हूँ? कियारा मन ही मन कराह उठा। क्या यह सामान्य दोपहर का भोजन नहीं है? उसने मन ही मन सोचा। वह सचमुच भ्रमित थी और अपने विचारों को समझ नहीं पा रही थी। क्या यह उस युवक के साथ सामान्य दोपहर का भोजन नहीं है जिससे मैं एक सप्ताह पहले मिला था? तो क्या हुआ यदि मेरे पति इस राज्य के राजा को इसके बारे में पता नहीं है? यह अभी भी एक सामान्य दोपहर का भोजन है ना? कियारा ने मन ही मन सोचा और जल्द ही उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उफ! कियारा, तुम बेवकूफ हो, तुम क्या सोच रहे हो? कियारा ने बार बार अपना सिर हिलाया। यह सब उस प्रिया के कारण है। उस लड़की ने केवल इस बारे में बात की कि उसका प्रेमी कितना अच्छा है, वह उसकी कितनी परवाह करता है, वह उसकी देखभाल कैसे करता है, वह कितना अविश्वसनीय रूप से सुंदर है और वह बिस्तर में कितना अच्छा है। यह सब उन अशोभनीय बातों के कारण है जिनके बारे में प्रिया ने बात की थी। साथ ही वह उस दूसरी नौकरानी को धमकाने के लिए मेरे नाम का उपयोग क्यों कर रही है? मेरा मतलब है, मुझे वास्तव में इससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी जब कियारा ने खिड़की से गाड़ी से बाहर देखा तो उसके विचार अन्य विषयों पर केंद्रित हो गए। हाँ, कियारा स्काईफॉल ने फिर से महल छोड़ दिया है। जो कोई भी उसके बारे में जानता है उसे यह बिल्कुल सामान्य लगेगा। आखिरकार उसका नाम द बोरेड कॉन्क्यूबाइन रखा गया।
हालांकि अगर उन्हें पता होता कि वह क्या करने जा रही है तो उन्हें यह बिल्कुल भी सामान्य नहीं लगेगा। किसी पुरुष से पहली बार मिलना एक संयोग ही कहा जा सकता है। उनसे दूसरी बार मिलने पर जिज्ञासा पर दोष मढ़ा जा सकता है। तीसरी बार कहा जा सकता है कि वे अब दोस्त थे। हालांकि यदि आप उस आदमी से दोबारा मिलने के लिए महल छोड़ते हैं, खासकर तब जब आपने अपने इस दोस्त के बारे में किसी को नहीं बताया हो, यह निश्चित रूप से सामान्य नहीं है। वह संदिग्ध है। निसंदेह, चूंकि हम रॉयल पैलेस के बारे में बात कर रहे हैं, एक ऐसी जगह जो षड्यंत्रों और षड्यंत्रों से भरी हुई है, जहां हर किसी के अपने लक्ष्य हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग चीजें करने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसी जगह जहां किसी को भी अपने अलावा किसी की परवाह नहीं है। कियारा स्काईफॉल के इस संदिग्ध व्यवहार के बारे में किसी को पता नहीं चला, और चूंकि कोई नहीं जानता था, कुछ भी संदिग्ध नहीं था। सब कुछ उतना सामान्य था जितना संभवतः हो सकता था। वास्तव में सामान्य। गाड़ी रोको। जब कियारा अपने विचारों में खोई हुई थी, गाड़ी रोक दी गई। गाड़ी के दरवाजे खोले गए और कियारा के रक्षक प्रकट हुए। लेडी कियारा, मुझे लगता है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, संरक्षकों में से एक ने सुझाव दिया। क्यों? क्या हुआ? कियारा ने भौहें चढ़ाते हुए सवाल किया। वह देख सकती थी कि रक्षक ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा था ताकि वह अपना काम आसान कर सके, बल्कि वह किसी बात को लेकर चिंतित लग रहा था। यह जगह बहुत शांत है। मुझे इसके बारे में बुरा लग रहा है। ब्रूस उस जगह की जांच करने के लिए आगे बढ़ गया है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि वापस लौटना ही समझदारी है, संरक्षक ने सूचना दी। कियारा ने भौहें चढ़ा लीं। वह सिर हिलाना चाहती थी क्योंकि वह कोई अनावश्यक जोखिम नहीं लेना चाहती थी। लेकिन दोपहर का भोजन। वह उलझन में थी। वह अविनाश से भी मिलना चाहती थी। उसने वादा किया कि वह उसे एक दिलचस्प किताब देगा। विलियम, हमें चले जाना चाहिए। हालांकि इससे पहले कि वह ज्यादा सोच पाती, ब्रूस, दूसरा रक्षक, वापस आया और जल्दी से बोला। क्या हुआ? विलियम ने सवाल किया। मैंने आगे सब कुछ जांच लिया। यह एकदम खामोश है। मैंने घरों की जांच की लेकिन अंदर कोई नहीं था। सभी घर खाली थे। यह एक व्यस्त इलाका है। ऐसा कुछ निश्चित रूप से सामान्य नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन मेरा सुझाव है कि हमें जितनी जल्दी हो सके यह जगह छोड़ देनी चाहिए, ब्रूस ने बताया। ठीक है, हम वापस आएंगे। विलियम का चेहरा गंभीर हो गया और उसने सिर हिलाया। इस बार उन्होंने कियारा से इजाजत भी नहीं मांगी। उनके लिए उनकी सुरक्षा सबसे ज्यादा मायने रखती थी। यह स्थिति संदिग्ध थी। अनावश्यक खतरे से बचने के लिए उन्हें स्वयं ही कार्रवाई करनी होगी, भले ही इससे लेडी कियारा को ठेस पहुंचती हो। लेकिन किताब? कियारा इनकार करना चाहती थी। हालांकि वह जानती थी कि वह अपने संरक्षकों के मन को बदलने में सक्षम नहीं होगी। उसे आज अपना दोपहर का भोजन छोड़ना पड़ेगा। हालांकि कियारा के चेहरे पर एक उदासी झलकी। अचानक एक काली आकृति विलियम की ओर बढ़ी और उसकी गर्दन पर अपना खंजर मारा। विलियम ने आखिरी सेकंड में प्रतिक्रिया की और हमले को रोक दिया। आप कौन हैं? ब्रूस ने जोर से सवाल किया। हालांकि उत्तर देने के बजाय काले कपड़े पहने एक अन्य व्यक्ति ब्रूस के पीछे आया और हमला कर दिया। विलियम की तरह ब्रूस भी हमले से बच गया। वे दोनों ग्रैंडमास्टर हैं, विलियम चिल्लाया। उसे अपने प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध कठिन समय का सामना करना पड़ रहा था। यही बात ब्रूस के लिए भी कही जा सकती है। ये प्रतिद्वंद्वी असामान्य रूप से तेज और लचीले थे। वे सामान्य ग्रैंड मास्टर स्टेज कल्टीवेटर नहीं थे। वे प्रशिक्षित हत्यारे थे। उन्हें मत मारो, हमें वे जीवित चाहिए।
अचानक विलियम और ब्रूस ने एक आवाज सुनी जो एक महिला की थी। वे थोड़ा मुड़े और उन्होंने एक महिला को त्वचातन काली पोशाक और एक मुखौटा पहने हुए देखा, जिससे उसका आधा चेहरा ढका हुआ था। वह अपने चेहरे पर शांत भाव से सब कुछ देख रही थी और उसके चारों ओर की आभा से यह स्पष्ट था कि वह नेता थी। आप कौन हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं हम कौन हैं? विलियम ने सवाल किया। हालांकि महिला हत्यारे ने कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल कोई मूर्ख ही उत्तर देगा, और जब वे लड़ रहे हों तो केवल एक मूर्ख ही प्रश्न उत्तर खेलेगा। चूंकि उसका ध्यान भटक गया था, विलियम एक हमले से बचने में असमर्थ था और उसके प्रतिद्वंद्वी का खंजर उसके कंधे से टकरा गया। विलियम दर्द से कराह उठा और एक पल के लिए उसका ध्यान अपनी चोट पर चला गया। एक और चीज जो केवल एक मूर्ख ही करेगा। हत्यारे ने यह मौका गवा दिया और दोबारा हमला कर दिया। उघह विलियम के शरीर पर एक और कट दिखाई दिया। दूसरी ओर ब्रूस अच्छा कर रहा था। वास्तव में वह अपने प्रतिद्वंद्वी को भी दबा रहा था, जो कि एक महिला भी लग रही थी। हालांकि वह सबसे कम खुश था। नेताजी बिल्कुल भी नहीं हिले। ऐसा लग रहा था मानो वह जीत को लेकर आश्वस्त थीं। यह समस्याग्रस्त होगा। ब्रूस ने स्थिति से निपटने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर दिया, जैसे कि वह इस बात से नाराज हो कि वह उसे कैसे नजरअंदाज कर रहा था। ब्रूस से लड़ रहे हत्यारे ने अपने हमले तेज कर दिए और ब्रूस को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। कियारा, जो सब कुछ देख रही थी, उसके चेहरे पर तनाव दिख रहा था। खटखटाओ खटकाओ खटकाओ। अचानक उसे एक दस्तक सुनाई दी। वह पीछे मुड़ी और देखा कि गाड़ी का दरवाजा खुल गया है। वह उस समय घबरा गई जब उसने देखा कि एक आदमी उसी तरह के कपड़े पहने हुए है जो उसके सामने खड़े होकर विलियम और ब्रूस पर हमला कर रहा है। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस उसे उठाया और अपने कंधे पर रख लिया जैसे कि वह आलू की बोरी हो। फिर वह भागने लगा। मुझे बचाओ, कियारा डर और घबराहट से चिल्लाया। विलियम और ब्रूस, जो हत्यारों से लड़ रहे थे, तेजी से घूमे और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। लेडी कियारा का अपहरण कर लिया गया था। कमीने, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। उघ, मुझे जाने दो। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? क्या आपकी मृत्यु की इच्छा है या कुछ और? मैं कियारा स्काईफॉल हूं। स्काईफॉल साम्राज्य के राजा की उपपत्नी। मुझे जाने दो और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुमने जो अपराध किए हैं उसकी सजा तुम्हें न मिले। कियारा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। वह जितना हो सके उतना आगे बढ़ी। हालांकि जो आदमी उसे ले जा रहा था उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। उसने उसकी कल्टीवेशन को महसूस किया था और जानती थी कि वह एक मास्टर स्टेज कल्टीवेटर भी थी। हालांकि कियारा जानती थी कि किसी कारण से वह एक सामान्य मास्टर स्टेज कल्टीवेटर से बहुत अधिक मजबूत था। वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह उसके चंगुल से छूट नहीं पाई। अंत में उसने हार मानने का फैसला किया। वह बल प्रयोग नहीं करेगी, उसे डराने धमकाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उसे उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पता होता तो वह निश्चित रूप से उसे जाने देता। सही, उसने वैसा ही किया। उसने उसे अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताया। हालांकि मानो वह आदमी बहरा हो, उसने उसकी बातों पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। वास्तव में कियारा इस समय बहुत घबराई हुई थी। यदि नहीं तो उसे निश्चित रूप से एहसास होता कि उसे अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताना सबसे बुरा कदम था जो वह उठा सकती थी। निसंदेह अगर उसे अब इसका एहसास भी होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। फिर हत्यारा उसे बोरे की तरह ले गया और कुछ नहीं बोला। कियारा ने भी विरोध जारी रखा। दूर से यह दृश्य बड़ा ही हास्यप्रद लग रहा था।
हालांकि किसी की नजर इस पर नहीं पड़ी। जल्द ही हत्यारे ने भागना बंद कर दिया और चलना शुरू कर दिया। कियारा ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वे राजधानी शहर के किनारे के पास कहीं थे, कहीं एकांत। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह घबरा गई। मेरा अपहरण कर लिया गया। वह इस समय वास्तव में डरी हुई थी और हत्यारा जो बिना कुछ कहे चलता रहा, उसने उसे और भी डरा दिया। इसके बाद कियारा ने चारों ओर देखा और पाया कि वह स्लम एरिया में थी, हालांकि यह स्लम एरिया उजाड़ था। उन दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं था। इससे कियारा और भी ज्यादा डर गया। कदम कदम कदम। सब कुछ इतना शांत था कि कियारा को हत्यारे की चलने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। दरअसल ऐसा लग रहा था मानो हत्यारा जानबूझकर यह शोर मचाने की कोशिश कर रहा था, हालांकि यह उसकी कल्पना हो सकती है। कुछ सेकंड बाद हत्यारा अंततः एक घर में घुस गया और कियारा के चेहरे पर घबराहट दिखाई दी। घर का अंदरूनी हिस्सा वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। यह बहुत अधिक स्वच्छ था। हत्यारा अंदर चला गया और कियारा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने एक बड़ी मेज देखी जिसके ऊपर स्वादिष्ट दिखने वाला भोजन रखा हुआ था। खाना अभी भी गर्म था, इसलिए यह स्पष्ट था कि इसे कुछ समय पहले ही यहां रखा गया था। अचानक हत्यारे ने कियारा को भी रिहा कर दिया, हालांकि खुश होने के बजाय कियारा ने भौहें चढ़ा लीं। आप कौन हैं? जब उसने हत्यारे की ओर इशारा किया और सवाल किया तो कियारा की तलवार उसके हाथ में दिखाई दी। हालांकि हत्यारे ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा कि तुम कौन हो? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कियारा चिल्लाया। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। यहाँ तक कि उसके तलवार थामे हुए हाथ भी कांप रहे थे। हाँ हाँ हाँ। अचानक हत्यारा हंसा। तो तुम क्यों हंस रहे हो? कियारा चिल्लाया। हाँ हाँ हाँ। जवाब देने के बजाय हत्यारा और अधिक हंसा और अचानक कियारा ने भौहें चढ़ा दीं। उसे ऐसा लगा जैसे उसने यह हंसी पहले भी सुनी हो। हाँ हाँ हाँ, आप बहुत डरी हुई लग रही हैं, लेडी कियारा, हत्यारा बोला और जैसे ही उसने ऐसा किया, कियारा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वायु, उसने हत्यारे की ओर इशारा किया और हकलाने लगी। क्या तुम्हें अंततः पता चल गया? हत्यारा अपना मुखौटा हटाते हुए बुदबुदाया। कियारा की आंखें और भी चौड़ी हो गईं जब उसने एक अविश्वसनीय रूप से आकर्षक और परिचित चेहरा देखा। आप अविनाश हैं? कियारा चिल्लाया। एकमात्र अविनाश थोड़ा झुककर मुस्कुराया। तो आप क्या सोचते हैं? क्या यह हत्यारा सूट मुझ पर अच्छा लग रहा है? अविनाश ने सवाल किया और अपनी बाहें चौड़ी कर लीं और थोड़ा घूम गया। तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरा अपहरण क्यों किया? बेशक, उसके सवाल का जवाब देने के बजाय कियारा ने आश्चर्य और भ्रम से भरी आवाज में जवाब दिया। ठीक है, आपको दोपहर के भोजन के लिए देर हो गई, अविनाश ने उत्तर दिया। क्या कियारा को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रही है? अविनाश मुस्कुराया, फिर वह कियारा की ओर चलने लगा और उत्तर दिया। देखो लेडी कियारा, मैं इस दिन का पूरे हफ्ते से इंतजार कर रहा था। मैंने बहुत धैर्य रखा है, ठीक है। हालांकि जब आप रात के खाने के लिए नहीं पहुंचे तो मेरा धैर्य खत्म हो गया और मैंने आपका अपहरण कर लिया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं केवल 5 मिनट देर से आया था। वही बात, अविनाश ने लापरवाही से कंधे उचकाए। आपका क्या मतलब है? क्या आप जानते हैं कि आपने क्या किया? आपने स्काईफॉल साम्राज्य के राजा की उपपत्नी का स्काईफॉल साम्राज्य की शाही राजधानी के अंदर अपहरण कर लिया। वास्तव में मैंने यही किया है। यह काफी मजेदार भी था।
अविनाश ने अपने चेहरे पर गर्व के भाव के साथ सिर हिलाया। यह कोई मजाक नहीं है, अविनाश। तुमने जो किया वह तुम्हें मार डालेगा, न केवल तुम्हें बल्कि मुझे भी मार दिया जाएगा, क्योंकि मैंने राजा की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। कियारा घबराहट में चिल्लाया। ही लेडी कियारा, तुम सच में एक डरावनी बिल्ली हो, है ना? अविनाश बुदबुदाया। एसस्कारडी बिल्ली? नहीं, मैं नहीं हूं। मैं बस एक सामान्य व्यक्ति हूं। मेरी तुलना अपने जैसे पागल व्यक्ति से मत करो। पागल? हाँ, पागल। तू तो बस मरने को कह रहा है। ओह चलो लेडी कियारा, मुझे मत कहो कि तुमने इसका आनंद नहीं लिया। तुम्हारा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा है ना? अचानक अविनाश ने कियारा की पीठ पकड़ ली और उसे अपने पास खींच लिया और सवाल किया। कियारा का चेहरा चमकीला लाल हो गया और उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। उसका दिल, जो पहले से ही बहुत तेजी से धड़क रहा था, और भी तेजी से धड़कने लगा, और कुछ अश्लील छवियां जो प्रिया ने उसके दिमाग में भर दी थीं, उसके दिमाग में दिखाई देने लगीं। हालांकि जल्द ही वह अपने होश में वापस आ गई और उसने उसे थोड़ा धक्का दिया और लाल चेहरे के साथ बुदबुदाया। मैं इस राज्य के राजा की उपपत्नी हूँ, तुम मुझे उस तरह नहीं छू सकते। राजा की उपपत्नी हूँ? यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। अविनाश ने सिर हिलाया और फिर बुदबुदाया। ऐसा जीवन जीना कठिन होगा जहां आपका पति आपको छूएगा नहीं और आपके साथ एक वस्तु की तरह व्यवहार करेगा। जब कियारा ने उसकी बात सुनी तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और तुमने क्या कहा? राजा की उपपत्नी हूँ? यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। अविनाश ने सिर हिलाया और फिर बुदबुदाया। ऐसा जीवन जीना कठिन होगा जहां आपका पति आपको छुएगा नहीं और आपके साथ एक वस्तु की तरह व्यवहार करेगा। तुमने क्या कहा? कियारा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उसने सवाल किया। मैंने कहा कि किसी की ट्रॉफी के रूप में जीना कठिन होगा, अविनाश ने दया में सिर हिलाते हुए दोहराया। तो तुम्हें यह कैसे पता? कियारा ने सवाल किया। राजा के शौक के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे। हालांकि राजा ने स्वयं किसी को इसके बारे में बात करने से मना नहीं किया है, फिर भी यह एक अघोषित नियम है कि अनावश्यक बातें जोर से न कहें। प्रिया ने मुझे बताया, अविनाश ने ईमानदारी से उत्तर दिया। प्रिया? वह तुम्हें इतनी संवेदनशील बात क्यों बताएगी? नहीं, रुको। वह तुम्हें कुछ क्यों बताएगी? तुम उसे कैसे जानते हो? कियारा ने एक ही समय में अनगिनत प्रश्न पूछे। उसका दिमाग अभी ठीक से काम नहीं कर रहा था। सबसे पहले उनकी गाड़ी पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया। यहां तक कि उसके रक्षक, जिन्हें मजबूत ग्रैंड मास्टर स्टेज एलीट माना जाता था, वे रक्षक भी इन अज्ञात लोगों को रोकने में सक्षम नहीं थे। फिर उसका अपहरण कर लिया गया। इसके बाद उसे एहसास हुआ कि उसका अपहरण करने वाला यही युवक था जिसके साथ वह लंच करने जा रही थी। अब उसे एहसास हुआ कि यह युवक उसके नए दोस्त को भी जानता है, और इतना ही नहीं, उसकी दोस्त ने इस आदमी के सामने एक बेहद महत्वपूर्ण रहस्य भी उजागर किया है। आखिर इस दिन में गलत क्या है? डर, आश्चर्य और फिर डर, इन सभी भावनाओं ने एक के बाद एक कियारा पर हमला किया। हालांकि अविनाश अभी तक पूरा नहीं हुआ था। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं प्रिया को कैसे जानता हूं? क्या उसने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया? अचानक अविनाश ने सवाल किया। है, कियारा ने भौहें चढ़ा दी। फिर उसने इसके बारे में थोड़ा और सोचा और मेरा एक प्रेमी है, वह बहुत सुंदर है। उसे याद आया कि प्रिया ने सबसे ज्यादा किस बारे में बात की थी। आप प्रिया के प्रेमी हैं? सवाल करते समय कियारा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। आपको यह समझने में काफी समय लग गया। आप आश्चर्यजनक रूप से धीमी हैं, लेडी कियारा। हाँ, अविनाश हंसे।
हालांकि कियारा उसके साथ हंसने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वह एक ही समय में इतनी सारी बातें पचा नहीं पाती थी। अब उसका सिर दर्द कर रहा था। लेकिन प्रिया तुम्हें सब कुछ क्यों बताएगी? हम मैं उसका प्रेमी हूं, उसे मुझसे कुछ कहने में क्या हर्ज है? अविनाश ने वापस प्रश्न किया। वह एक रहस्य था। मैंने यह सोचकर उस पर भरोसा किया कि वह मुझे बाहर नहीं करेगी, हालांकि उसने मेरे भरोसे को धोखा दिया। उसे यह बात किसी और को नहीं बतानी चाहिए थी, अपने प्रेमी को भी नहीं, कियारा चिल्लाया। उसकी भावनाएं उस पर हावी हो रही थीं। प्रिया आपके बारे में सही था, अचानक अविनाश ने कहा। है। उसने क्या कहा? उसने कहा कि आप एक अच्छे दिल वाले व्यक्ति हैं, अविनाश ने उत्तर दिया। ओह, यह उसका अच्छा है, कियारा बुदबुदाया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इस तरह तारीफ करना अच्छा लग रहा था, हालांकि यह थोड़ा अचानक था। कियारा ने अविनाश पर नजर डाली। उसने कहा कि यद्यपि आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप में एक घातक दोष है। तुम एक डरपोक बिल्ली हो। कियारा ने भौहें चढ़ा दी। वह कहती है कि आपने पहले ही हार मान ली है और अपने भाग्य को राजा की वस्तु, उसकी ट्रॉफी के रूप में स्वीकार कर लिया है। आपकी बोरियत और कुछ नहीं बल्कि एक पर्दा है जो आपके डर को ढक देता है। आप ऊब नहीं रहे हैं, आप बस ध्यान चाहते हैं, जो आप पहले से ही जानते हैं कि आपको राजा से कभी नहीं मिलेगा। हालांकि आप अभी भी इसके बारे में कुछ भी करने से डरते हैं, इसीलिए उसने आपको डरी हुई बिल्ली कहा है। प्रारंभ में मैं उससे सहमत नहीं था। मैं आपसे 2 बार मिल चुका हूं और यद्यपि आप आसानी से घबरा जाते हैं, लेकिन आप डरी हुई बिल्ली के रूप में सामने नहीं आए। हालांकि अब जब मैं तुम्हें इस तरह व्यवहार करते हुए देखता हूं, तो मुझे उससे सहमत होना ही होगा। तुम सचमुच एक डरपोक बिल्ली हो। अविनाश मुस्कुराया। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? अचानक कियारा ने सवाल किया। मैंने पूछा, मुझे और क्या करना चाहिए? कियारा ने फिर सवाल किया। वह यह नहीं कह सकती थी कि प्रिया गलत थी। वास्तव में प्रिया सही था। वह ध्यान आकर्षित करना चाहती थी। वह अपने पति का ध्यान चाहती थी और वह यह भी जानती थी कि उसे यह नहीं मिलेगा। हालांकि वह क्या कर सकती है? उनके पति राजा थे। क्या वह राजा के विरुद्ध जा सकती है? क्या यह आत्महत्या के समान नहीं है? कोई भी समझदार व्यक्ति इसे एक विकल्प के रूप में भी नहीं मानेगा। इसलिए कियारा के मन में यह सवाल आता है, मुझे क्या करना होगा? तुम मुझे डरी हुई बिल्ली कहते हो, तुम कहते हो कि मुझे डर लगता है। मैं मानता हूं। हालांकि मेरे पास और क्या विकल्प है? अविनाश ने उत्तर दिया, आप जो चाहते हैं उसे ढूंढें। क्या आप ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं? एक ऐसे आदमी की तलाश करें जो आपका ध्यान आकर्षित करे। कियारा ने हंसते हुए कहा, और फिर क्या? राजा को धोखा देने के अपराध में उस आदमी के साथ मर जाओ। क्या एक नीरस दयनीय वस्तु की तरह जीने की तुलना में मरना बेहतर विकल्प नहीं होगा? अविनाश ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। यह काल्पनिक किताबों में अच्छा लग सकता है, नक्स, हालांकि वास्तव में मृत्यु आपके विचार से कहीं अधिक डरावनी है, कियारा ने उत्तर दिया। सच कहा जाए तो वह सिर्फ इसलिए मरने को तैयार नहीं थी क्योंकि वह ऊब चुकी थी। वह आरामदायक जीवन जीती थी। हालांकि उसके साथ एक वस्तु की तरह व्यवहार किया गया, लेकिन वह एक दुर्व्यवहार की वस्तु नहीं थी। उसके साथ एक ट्रॉफी की तरह व्यवहार किया गया, जो जहां थी वहीं रख दी गई और किसी ने उसे परेशान नहीं किया। हालांकि उसका जीवन नीरस था, फिर भी यह मरने से कहीं बेहतर था। यह सच है। मरना वाकई डरावना है,
अविनाश ने भी सहमति में सिर हिलाया। यह अच्छा है कि आपको इसका एहसास हुआ, कियारा ने बुदबुदाया। जैसे ही उसने सुझाव दिया, अविनाश के चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान आ गई। तो फिर आपको एक मजबूत आदमी कैसे मिलेगा? एक ऐसा आदमी जो राजा से आपकी रक्षा कर सके और आपको वह सारा ध्यान दे सके जिसकी आपको जरूरत है। अरे, तुम तो ऐसे बात करते हो जैसे इस दुनिया में ऐसे कोई आदमी है, कियारा व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। हालांकि उत्तर देने के बजाय अविनाश मुस्कुराते हुए उसकी ओर चला गया। कियारा को लगा कि उसके चेहरे की मुस्कान में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह पीछे हट गई। हालांकि वह उसके चंगुल से बच नहीं सकी। 5 से 6 कदम चलने के बाद उसकी पीठ अब दीवार से छू गई और वह अब हिल भी नहीं सकती थी। अविनाश ने उसे घेर लिया था और मानो उसे भागने से रोक रहा हो, उसने अपना हाथ उसके सिर के पास रखा और खतरनाक तरीके से अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले गया। कियारा का दिल जो मुश्किल से शांत हुआ था फिर से धड़कने लगा। चारों ओर देखने की कोशिश करो, कियारा। आपको एक ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो आपके विचार से बहुत जल्दी विवरण से मेल खाता है। बहुत जल्दी। चारों ओर देखने का प्रयास करें, कियारा। आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपके विचार से बहुत जल्दी विवरण से मेल खाता है। बहुत जल्दी। अविनाश अपना चेहरा उसके कान के पास लाया और आकर्षक ढंग से फुसफुसाया। वास्तव में आपको इधर-उधर देखने की जरूरत नहीं है, बस वहीं देखें जहां आप पहले से ही देख रहे हैं और आपको वह आदमी जल्द ही मिल जाएगा। उसने जारी रखा। क्या आप शायद आपके बारे में बात कर रहे हैं? कियारा ने लाल चेहरे के साथ सवाल किया। वह गूंगी नहीं थी, वह समझ सकती थी कि वह क्या कहना चाह रहा था। वह कुछ खतरनाक कह रहा था। बहुत खतरनाक। उसकी भावनाएं इस समय उथल-पुथल में थीं और यह उथल-पुथल पिछली बार से कहीं ज्यादा डरावनी थी। बिंगो, अविनाश मुस्कुराया और सिर हिलाया। हालांकि कियारा अभी भी निश्चित नहीं था। अंत में अविनाश अभी भी एक मास्टर स्टेज कल्टीवेटर था। वह उसकी रक्षा कैसे करेगा? अरे, वह मर भी सकता है क्योंकि उसने राजा की उपपत्नी का अपहरण करने का साहस किया था। वह अभी भी नहीं जानती थी कि क्या वह अपनी रक्षा कर सकता है। उसकी रक्षा करना तो दूर की बात है। और अविनाश को उसके विचारों के बारे में पता था। इसके बारे में सोचो, कियारा। और चूंकि वह उनके बारे में जानता था, उसने जारी रखा। इस स्थिति के बारे में थोड़ा और शांति से सोचें। मैं वह व्यक्ति हूं जिसके पास राज्य की राजधानी के अंदर राजा की उपपत्नी का अपहरण करने की क्षमता है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं पागल हूं? क्या आपको लगता है कि अगर मैं इतना पागल होता तो मैं इस दुनिया में बच पाता? जाहिर है, मेरे पास मेरा समर्थन करने की ताकत है। क्या आपने उन ग्रैंड मास्टर स्टेज हत्यारों को आपके रक्षकों पर हमला करते नहीं देखा? वे मेरे अधीनस्थ थे। क्या आपको लगता है कि ग्रैंड मास्टर स्टेज कल्टीवेटर महज मास्टर स्टेज कल्टीवेटर के सामने समर्पण कर देंगे? क्या आपको लगता है कि इसका कोई मतलब है? अविनाश ने सवाल किया। और जैसे ही वह बोला, कियारा भी सोचने लगा। वह सही था। यदि वह इतना साहसी है तो उसके पास इसका समर्थन करने की ताकत होनी चाहिए। साथ ही उनके अधीनस्थों के रूप में ग्रैंड मास्टर स्टेज विशेषज्ञ भी थे। इतना ही नहीं, वहां काले कपड़े पहने वह महिला भी थी। जिस तरह से वह खड़ी थी, उससे पता चलता है कि वह उन चारों ग्रैंड मास्टर स्टेज कल्टीवेटर्स से कहीं अधिक मजबूत थी जो वहां लड़ रहे थे। और संभवतः वह अविनाश की अधीनस्थ भी है। मेरा प्रेमी मजबूत है। जैसा कि मैंने कहा, मेरा प्रेमी मेरी रक्षा करेगा।
अचानक उसे याद आया कि प्रिया क्या कहती रहती थी जब भी वह उसे अपनी आवाज कम करने की चेतावनी देती थी या सवाल करती थी कि क्या वह राजा से डरती नहीं है। क्या वह कारण था कि वह इतनी आश्वस्त थी? कियारा और भी सोचने लगा। वह प्रिया नामक महिला को अविनाश से बहुत पहले से जानती थी। हालांकि वे करीब नहीं थे, वह अफवाहों और उसके साथ हुई कुछ बातचीत से अपने चरित्र का अनुमान लगा सकती थी। कम से कम प्रिया एक लापरवाह महिला नहीं थी। वह अपनी सभी गतिविधियों की योजना बनाती है और सतर्क भी रहती है। वह ऐसी महिला नहीं है जो अपनी सुरक्षा किसी और के हाथ में छोड़ देगी यदि उसे यकीन नहीं है कि वह पुरुष उसकी रक्षा कर सकता है या नहीं। क्या मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ? कियारा ने मन ही मन सोचा। तभी उसकी नजर अविनाश के चेहरे पर पड़ी जो खतरनाक रूप से उसके चेहरे के करीब था और उसका दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। तो आप कह रहे हैं कि आप ही वह व्यक्ति हैं जो राजा से मेरी रक्षा करने और मुझे वह ध्यान देने के लिए काफी ताकतवर हैं जिसकी मुझे चाहत है। अचानक कियारा अब बहुत शांत हो गया। क्यों? भाड़ में जाओ। क्योंकि उसने जाने देने का फैसला कर लिया था। शायद वह अब उबी हुई उपपत्नी नहीं बनना चाहती। उसका प्रश्न सुनकर अविनाश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था कि कियारा ने जोखिम लेने का फैसला कर लिया है। हाँ, मैं तो यही कह रहा हूं, उसने सहमति में सिर हिलाया। फिर मेरे पास एक सवाल है, कियारा ने चेहरे पर मुस्कान के साथ बुदबुदाया। वह अब अविनाश की सुनहरी आंखों में देख रही थी, शर्मीली और घबराई हुई नजर से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और चंचल नजर से। यह क्या है? पूछो। आप इतने आश्वस्त कैसे हैं कि मैं जिस ध्यान की चाहत रखती हूं वह आप जैसे आदमी का ध्यान होगा? ही है। क्या प्रिया ने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया? हालांकि उत्तर देने के बजाय अविनाश ने बदले में एक और प्रश्न पूछा। और बस उस सवाल के साथ कियारा का चेहरा लाल हो गया। अविनाश किस बात का जिक्र कर रहा था, यह जानने के लिए उसे प्रतिभाशाली होने की आवश्यकता नहीं है। प्रिया ने अपने प्रेमी के बारे में बहुत सारी बातें कहीं। हालांकि उसने सबसे ज्यादा क्या कहा? मेरा प्रेमी बिस्तर में बहुत अच्छा है। उसने इसे कई बार दोहराया। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, कियारा ने तुरंत इनकार कर दिया। ओह चलो कियारा, हम सभी जानते हैं कि आप किस प्रकार के ध्यान के लिए तरस रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे ऐसी किसी चीज की लालसा नहीं है। मैं बस कोई ऐसा व्यक्ति चाहती हूं जो मेरा ख्याल रखे, मेरे साथ समय बिताए, मेरे साथ हंसे और बात करे। हाँ, आप जब तक चाहें इसे जारी रख सकते हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि कियारा स्काईफॉल तुम का मुख हो। अविनाश ने घोषणा की और कियारा का चेहरा और भी लाल हो गया। यदि वे अभी एनीमे दुनिया में होते तो अविनाश ने कियारा के सिर से धुआं निकलते देखा होता। मैं नहीं हूं वह। कियारा ने आरोप से इनकार किया। या फिर वह चाहती थी, हालांकि इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाती, अविनाश का हाथ बढ़ा और उसने उसकी छोटी बहन को पकड़ लिया। इस अचानक हलचल ने कियारा को चौंका दिया और वह आश्चर्य के कारण कराह उठी और थोड़ा सा एक नन्हा सा आनंद। देखा, जैसा कि मैंने कहा, तुम कामुक हो। मेरा मानना है कि यह पूरी तरह से स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। अगर मैं अपनी महिलाओं के साथ एक सप्ताह से अधिक समय तक यौन संबंध न बनाऊं तो मैं भी कामुक हो जाऊंगा। आप तो छोड़ ही दीजिए, जो वर्षों से सेक्स की कमी से जूझ रही है। पिछली अविनाश, जो 30 साल की कुंवारा लड़का था, उसने निश्चित रूप से इस वर्तमान अविनाश को मारने की कोशिश की होती अगर उसने उसकी बात सुनी होती। लेकिन ठीक है, भगवान हर गरीब आत्मा के प्रति दयालु हैं। उन्हें एक और मौका मिला है,
जिसका वे बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। वह एक राजा की पत्नी के पीछे जा रहा था। यदि आप विलाप करते हैं और इस तरह के एक छोटे से स्पर्श पर भी ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं, तो कियारा स्काईफॉल, तुम कामुक हो। आप गलत हैं। आपने मुझे चौंका दिया। कियारा अभी भी इतनी जल्दी अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। अविनाश मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। फिर उसकी आंखों में एक चंचल चमक चमकी और उसने सवाल किया, हम खेल खेलें तो कैसा रहेगा? हम खेल खेलें तो कैसा रहेगा? अविनाश ने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ प्रस्ताव रखा। कौन सा खेल? कियारा ने सवाल किया। हम नियम बहुत सरल हैं। फिर अविनाश ने कियारा का हाथ पकड़ा और दूसरे कमरे की ओर चला गया। मेरे साथ आइए। कब भोजन के बारे में क्या? कियारा ने मेज पर रखे बर्तनों की ओर इशारा करते हुए सवाल किया। हम अभी हमारे पास निपटने के लिए और भी कई महत्वपूर्ण मामले हैं। हालांकि चिंता न करें, हम खाना बर्बाद नहीं करेंगे, हम इसे अन्य लोगों में वितरित करेंगे। अविनाश बुदबुदाया। कियारा ने सिर हिलाया और अविनाश का अनुसरण किया। फिर अविनाश ने दरवाजा खोला और कियारा की आंखें चौड़ी हो गईं। कमरा था उसने जो कल्पना की थी उससे भिन्न। याद रखें, वे एक झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में थे, इसलिए यहाँ के कमरे उतने अच्छे नहीं थे जितने उनके लिए हो सकते थे। यह उन दुर्लभ घरों में से एक था जिनमें एक से अधिक कमरे होते थे। इस कमरे की दीवारों में कुछ दरारें थीं और कोने के चारों ओर रिसाव के निशान देखे जा सकते थे। यह पूरी तरह से सामान्य था और कियारा की उम्मीदों से बाहर नहीं था। हालांकि कमरे के ठीक मध्य में एक बिल्कुल साफ और आरामदायक दिखने वाला बिस्तर था और इसने पूरी जगह का 80% से अधिक हिस्सा ले लिया। टूटी हुई पेंट रहित दीवारें, खराब गुणवत्ता वाला फर्श और एक आरामदायक महंगे दिखने वाले बिस्तर के बीच का अंतर चौंकाने वाला था। आप किस खेल के बारे में बात कर रहे थे? कियारा ने सवाल किया। बिस्तर को देखकर उसे लग रहा था कि खेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अविनाश मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो कियारा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अचानक अविनाश के हाथ में एक बड़ी घड़ी आ गई। फिर उसने घड़ी को दीवार पर रख दिया और कियारा की ओर मुड़कर और भी अधिक मुस्कुराया। मैं इसे टाइम गेम कहता हूं। समय का खेल। हाँ। अविनाश फिर कियारा की ओर चला और चलता रहा। नियम सरल हैं। मैं जिस तरह भी चाहूं तुम्हारे शरीर को छू सकता हूं। आपको बस 1 मिनट तक विलाप नहीं करना है। आप यह आसानी से कर सकते हैं, है ना? कियारा ने भौहें चढ़ा दी। 1 मिनट तक विलाप न करना। यह काफी सरल लग रहा था। कोई पकड़ तो होगी ही ना? यदि आप जीतते हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको एक ऐसा व्यक्ति ढूंढने में मदद करूंगा जो सक्षम और प्यार करने वाला हो। हालांकि यदि आप हार जाते हैं और 1 मिनट से कम समय में आप विलाप करते हैं तो समय रीसेट हो जाएगा। इतना ही नहीं, बचा हुआ समय भी इसमें जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आप 40 सेकंड के बाद कराहते हैं तो अगले दौर के लिए आपको 1 मिनट 20 सेकंड तक अपनी कराह पर नियंत्रण रखना होगा। इसके अलावा यदि आप एक बार भी सहते हैं, नहीं, यह मेरे लिए बहुत आसान होगा। यदि आप इस गेम को खेलते समय 2 बार झड़ते हैं, खेल खत्म हो जाएगा और आप कियारा स्काईफॉल, तुम मेरी बन जाओगी। अविनाश ने घोषणा की और उसकी आखिरी पंक्ति सुनकर कियारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या नियम स्पष्ट हैं? अविनाश ने प्रश्न किया। ठीक है, कियारा ने सिर हिलाया। वास्तव में उसे लगा कि खेल बहुत आसान था। वह वास्तव में उम्मीद कर रही थी कि अविनाश समय बढ़ा देगा ताकि उसके पास बेहतर मौका हो। निःसंदेह यदि वह असफल होता है तो वह अपने आप से कराह भी सकती है। अहम
खेल उसके लिए बहुत आसान था। वह निश्चित रूप से जीतेगी। तब इस बातचीत में उसका दबदबा रहेगा। ठीक है, तो खेल शुरू होता है। अब अविनाश ने घोषणा की और फिर वह कियारा की ओर चला और उसे पीछे से पकड़ लिया। कियारा का शरीर बहुत कोमल था। अविनाश ने उसके चारों ओर अपना आलिंगन कस लिया और उसके बालों को सूंघा। उसकी गंध भी सुगंधित थी। मम्मन अविनाश ने गहरी सूंघी और उसकी सुगंध का आनंद लिया। मुझे उम्मीद है कि मैं यह गेम जीतूंगा, उसने कियारा के कान में फुसफुसाया और फिर उसका हाथ हिलना शुरू हो गया। उसका बायां हाथ उसकी कमर की ओर बढ़ा और फिर ऊपर जाकर उसके कोमल स्तन को छू गया। उसके दाहिने हाथ की उंगलियां उसकी पीठ से होते हुए उसकी पीठ के निचले हिस्से, फिर उसके नितंब, उसकी जांघों और फिर उसके पैरों तक पहुंच गईं। वहां से अविनाश ने उसका काला गाउन पकड़ लिया और उसका हाथ उसकी जांघों पर लौट आया और फिर कियारा की ओर बढ़ गया। छोटी बहन। अविनाश ने तुरंत देखा कि कियारा के पैर कांप रहे थे। उसने अपनी आंखें घुमाईं और उसके चेहरे को देखा और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कियारा का चेहरा लाल था, हालांकि उसके होंठ बंद थे और उसने कोई आवाज या कराह नहीं निकाली। वह जोर जोर से सांस ले रही थी। उसके कांपते शरीर के साथ अविनाश को पता था कि वह किनारे पर थी। यह सोचकर अविनाश और भी अधिक मुस्कुराया और अपने बाएं हाथ से उसके स्तन को धीरे से मसलना शुरू कर दिया, जबकि उसके दाहिने हाथ की उंगलियां उसकी गुफा के चारों ओर घूमने लगीं। अचानक उसकी तर्जनी कियारा की गुफा में घुस गई। मम्मा। कियारा का पूरा शरीर खुशी से झूम उठा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसके मुंह से चुपचाप एक आवाज निकल गई। हालांकि वह विलाप नहीं करती थी। वह इतनी आसानी से नहीं हारेगी। लेकिन चीजें बहुत सरल थीं। अविनाश की तर्जनी हिल गई और कियारा का शरीर फिर से खुशी से झूम उठा। कियारा ने अपनी आंखें बंद करके और सिर उठाकर गहरी सांस ली। वह कराहने से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी। फिर उसने घड़ी की ओर देखा और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। केवल 20 सेकंड ही बीते थे। अब जाकर कियारा को एहसास हुआ, यह खेल बिल्कुल भी सरल नहीं था। यह अनुचित था। उसके साथ अन्याय। अचानक अविनाश ने कियारा के कान में गर्म हवा फेंकी और उसके शरीर में एक अजीब सी खुशी का झटका दौड़ गया। उसी समय अविनाश ने उसके दाहिने निपल पर चुटकी काट ली और आहा! वह कराह उठी। वह विचलित थी। पहले उसने समय देखा, फिर अविनाश ने उसके कान के पास अजीब हरकत की। उनसे उसका ध्यान भटक गया था, इसलिए वह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी और न ही अपनी कराह को नियंत्रित कर पा रही थी। 20 सेकंड। अविनाश ने कियारा के शरीर को मुक्त करते हुए बुदबुदाया और घड़ी की ओर चला गया। कियारा का शरीर कांपने लगा, खासकर उसकी छोटी बहन। वह इतने लंबे समय के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रही थी, लेकिन फिर अचानक खुशी खत्म हो गई। कियारा की छोटी बहन उंगलियों की वापसी की मांग करते हुए लगातार हिलती रही। हालांकि कियारा ने अपने होंठ काटे और खुद को नियंत्रित किया। वह इतनी आसानी से हार नहीं सकती। उसे वापस लड़ने की जरूरत थी। तुमने अपनी कराहें 20 सेकंड तक रोके रखीं, कियारा। नियम के मुताबिक अगले राउंड के लिए आपको 1 मिनट 40 सेकंड तक रुकना होगा। क्या आप तैयार हो? आपने अपनी कराहें 20 सेकंड तक रोके रखीं, कियारा। नियम के मुताबिक अगले राउंड के लिए आपको 1 मिनट 40 सेकंड तक रुकना होगा। क्या आप तैयार हो? अविनाश ने प्रश्न किया। हाँ, मैं हूं, कियारा ने अपने चेहरे पर दृढ़ भाव के साथ सिर हिलाया। अविनाश मुस्कुराया। वह खेल शुरू करने ही वाला था कि उसने देखा कि कियारा का शरीर कांप रहा था, विशेषकर उसके पैर।
जैसे ही उसके दिमाग में एक और बुरी योजना प्रकट हुई, उसकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। क्या आप निश्चित हैं कि आप तैयार हैं? उन्होंने सवाल किया। बेशक मैं हूं, कियारा ने उत्तर दिया। लेकिन आप मुझे बहुत तैयार नहीं लग रहे हैं। मेरा मतलब है, आप कुछ सेकंड पहले ही विलाप कर रहे थे। क्या आप निश्चित हैं कि आप तुरंत शुरू करना चाहते हैं? मैं आपको थोड़ी देर के लिए आराम करने की अनुमति दे सकता हूं, आप जानते हैं। यह बिल्कुल सही है, मेरे साथ ठीक है। अविनाश धीरे से मुस्कुराया। मैंने कहा कि मैं तैयार हूं। खेल पहले ही शुरू कर दो, कियारा हताशा में चिल्लाया। जब अविनाश ने उसकी हताशा देखी तो उसकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। उनकी योजना काम कर रही थी। उसकी योजना क्या थी? सरल। वह समय बर्बाद करना चाहता था। कियारा की छोटी बहन लंबे समय से ध्यान आकर्षित करना चाहती है। अब जब उसे आखिरकार वह ध्यान मिल गया जिसकी उसे जरूरत थी, तो वह खुश थी। हालांकि इससे पहले कि वह खुद को संतुष्ट कर पाती, ध्यान चला गया। जाहिर है, उसकी छोटी बहन इस वजह से नाराज और निराश थी। अधिक समय बर्बाद करके अविनाश उस निराशा को बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर रहा था। तुम्हें इतनी देर तक वहां खड़े रहने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। खेल शुरू करो। हाँ, उसकी छोटी बहन कियारा के निर्णय को प्रभावित कर रही थी। सरल शब्दों में कियारा कामुक हो रहा था। ठीक है कियारा। दौर शुरू होता है। अभी अविनाश ने उसे अब और प्रताड़ित न करने का फैसला किया और अगले दौर की शुरुआत की घोषणा की। घड़ी फिर से बजने लगी और जल्द ही अविनाश फिर से कियारा के पीछे आ गया और उसके शरीर से लिपट गया। कियारा का शरीर कांप उठा और यह कोमल आलिंगन बहुत शांत और आरामदायक लगा। सावधान रहें कि विलाप न करें कियारा, अविनाश ने कियारा के कान में फुसफुसाया। कियारा के शरीर में खुशी का एक परिचित झटका दौड़ गया। हालांकि इस बार वह तैयार थी। वह विलाप नहीं करती थी। अविनाश ने फिर कियारा के कोमल शरीर को कसकर पकड़ लिया और फिर से उसके बाएं हाथ ने उसके स्तनों को मसल दिया और उसका दाहिना हाथ उसकी छोटी बहन की ओर बढ़ गया। फिर अविनाश की तर्जनी उसकी गुफा में घुस गई और कियारा का शरीर कांप उठा। सांसें। कियारा ने गहरी सांस ली क्योंकि उसकी पीठ ऊपर की ओर झुकी हुई थी और उसकी विशाल छाती ऊपर उठ रही थी। हालांकि अविनाश अभी तक पूरा नहीं हुआ था। उसकी बीच वाली उंगली भी अंदर घुस गई। फिर 2 अंगुलियों से कियारा की दीवारों को मसलना शुरू कर दिया। तुम्हारे स्तन आश्चर्यजनक रूप से मुलायम हैं, कियारा, अविनाश ने स्पष्ट बताया। हालांकि कियारा ने कुछ नहीं कहा। वह अपना मुंह न खोलने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वह जानती थी कि जैसे ही वह ऐसा करेगी, वह कराह उठेगी। तुम्हारी छोटी बहन भी गीली है। अविनाश बेशर्मी से उसके कानों में फुसफुसाता रहा। अरे देखो कैसे तुम्हारी दीवारों ने मेरी उंगलियों को घेर लिया है, कितना प्यारा। जबकि वह यह सब कह रहा था, उसकी उंगलियां उसकी गुफा की खोज करना बंद नहीं कर रही थीं। अचानक कियारा का शरीर कांप गया। ओह, क्या वह एक नरम स्थान है? अविनाश ने मुस्कुराते हुए सवाल किया और उसी हिस्से को फिर से रगड़ा। और फिर कियारा का शरीर कांप उठा। वह वास्तव में एक नरम स्थान है, अविनाश ने सिर हिलाया। फिर उसने उसी स्थान को दोबारा रगड़ा और कियारा का शरीर फिर से कांप उठा। खुशी की लहरें और लहरें उसके शरीर पर हमला कर रही थीं। हम्मा, आपका शरीर बहुत संवेदनशील है, कियारा, अविनाश ने हल्की सी हंसी के साथ टिप्पणी की। कियारा ने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि जिस तरह से उसके पैर कांप रहे थे, अविनाश को पता था कि वह इसे खोने वाली थी।
फिर उसे वह संवेदनशील बिंदु याद आया जो उसने पाया था और फिर उसकी उंगली उस अज्ञात गुफा के बाकी हिस्सों की खोज करने लगी। कियारा ने जोर से सांस ली। खुशी की भारी लहरें जो उसके शरीर पर लगातार हमला कर रही थीं, थोड़ी शांत हो गईं। उसने फिर अपनी आंखें खोलीं और घड़ी की ओर देखा। हालांकि फिर उसने अविनाश की आवाज सुनी। आपको समय के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कियारा, अभी भी 1 मिनट और 10 सेकंड बाकी हैं। हम इसे अपनी गति से धीरे धीरे ले सकते हैं। अविनाश ने उसके कान में फुसफुसाया। और किसी कारण से यह कहने के बाद अविनाश ने अपनी उंगलियां उसकी गुफा से बाहर निकाल दी, जिससे उसकी छोटी बहन फिर से लटक गई। वह वास्तव में इस समय एक राक्षस की तरह व्यवहार कर रहा था। भवहाट आर्यो, कियारा पूछना चाहती थी। हालांकि इससे पहले कि वह पूछ पाती, अविनाश ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कियारा को दिखाया। देखो तुम्हारी छोटी बहन ने क्या किया। मेरा पूरा हाथ तुम्हारे रस से गीला हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने हाथ पानी से धो लिए हों, अविनाश फुसफुसाया। और तुमने कहा था कि तुम कामुक नहीं हो, वह मुस्कराया। कियारा का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और जब उसने अविनाश के हाथ की ओर देखा तो उसकी छोटी बहन और भी अधिक कांप उठी और उसने और भी अधिक रस छोड़ा। टी टाइम, कियारा बुदबुदाया। क्या आप समय बर्बाद कर रहे हैं? कियारा हकलाया। चिंता मत करो, मेरे पास बहुत समय है। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, अविनाश मुस्कुराए। फिर वह अपना दाहिना हाथ अपने मुंह के सामने लाया और फिर उसने कियारा की ओर चंचल दृष्टि से देखते हुए अपनी उंगली चाटना शुरू कर दिया। किसी कारण से इससे अल्लूरा और भी कामुक हो गई और उसका शरीर कांपने लगा। मुझे एक निष्पक्ष जोड़ी चाहिए। आप जो कर रहे थे उसे जारी रखें, कियारा ने बुदबुदाया। अविनाश मुस्कुराया और फिर उसने अपना सिर हिलाया। ठीक है, उसने सिर हिलाया और फिर उसका दाहिना हाथ वापस उसकी छोटी बहन की ओर बढ़ने लगा। हालांकि इस बार उसने इसे पहले की तुलना में बहुत धीमी गति से आगे बढ़ाया। उसके कंधे से शुरुआत की, फिर उसने उसके स्तनों को मसला, फिर उसकी उंगलियां उसकी पतली कमर तक पहुंची और फिर यह धीरे धीरे नीचे उसकी योनि की ओर बढ़ा। कियारा का शरीर कांपने लगा। फिर जैसे ही अविनाश की उंगली उसकी छोटी बहन के पास पहुंची, वह अचानक रुक गई। वह इंतजार कर रही थी और अविनाश की उंगलियों का स्वागत कर रही थी। हालांकि उसे फिर से उंगलियां देने के बजाय अविनाश ने उसके उभरे हुए भगशेफ को पकड़ लिया और धार, मानो कोई स्विच ऑन कर दिया गया हो। कियारा की छोटी बहन ने अपना रस अनियंत्रित रूप से छोड़ दिया और उसका शरीर कांपने लगा। आन्हा, वह आया और वह उसी समय कराह उठी। हालांकि यह संभोग सुख उसकी आदत से कहीं अधिक तीव्र था। कियारा की पीठ ऊपर की ओर झुक गई और उसके शरीर ने अपनी सारी ताकत खो दी। अगर अविनाश ने उसे पकड़ नहीं रखा होता तो कियारा फर्श पर गिर गई होती। कियारा, मैं सोच रहा था। अचानक कियारा ने अविनाश की आवाज सुनी। हाँ 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 हाँ। हालांकि उसके पास जवाब देने की ऊर्जा नहीं थी, वह अपनी सांसें संभालने में बहुत व्यस्त थी। अविनाश ने इसे समझा और अपना प्रश्न जारी रखा। कैसा रहेगा कि हम इस मूर्खतापूर्ण खेल को खत्म करें और अगले अधिक आनंददायक कदम की ओर बढ़े? कैसा रहेगा कि हम इस मूर्खतापूर्ण खेल को खत्म करें और अगले अधिक आनंददायक कदम की ओर बढ़े? अचानक कियारा के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अगला कदम, अधिक सुखद कदम? कियारा मूर्ख नहीं था, वह ठीक ठीक जानती थी कि अविनाश किस बारे में बात कर रहा था। उसकी छोटी बहन फिर से कांपने लगी। भले ही उसे कुछ देर पहले ही संभोग सुख प्राप्त हुआ हो, फिर भी वह और अधिक ध्यान आकर्षित करना चाह रही थी।
क्या मैं सचमुच इतना कामुक हूं? कियारा ने खुद से सवाल किया। दरअसल उसकी छोटी बहन सामान्य से अधिक तीव्र प्रतिक्रिया कर रही थी। आम तौर पर एक बार जब वह आ जाएगी तो अगले पूरे हफ्ते तक ठीक रहेगी। हालांकि अब 1 महीने तक ठीक रहना तो दूर, उसकी छोटी बहन और अधिक के लिए तरस रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। या क्या आप इस खेल को जारी रखना चाहेंगे? जब कियारा को फिर से अविनाश की आवाज सुनाई दी तो उसे उसकी नींद से बाहर लाया गया। तभी उसकी नजर अविनाश के चेहरे पर पड़ी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके निचले होंठ लगातार खुलते और बंद होते रहे। हम खेल छोड़ सकते हैं? कियारा को लगा कि उसका मुंह अपने आप चल रहा है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह ऐसी बातें कह रही है, खासकर एक ऐसे आदमी से जो उससे बहुत छोटा है। फिर उसने अविनाश की मुस्कान को चौड़ा होते देखा। किसी कारण से उसे थोड़ी खुशी हुई कि वह सहमत हो गई। अविनाश फिर आगे बढ़ा और उसे फिर से गले लगा लिया। उसका आलिंगन सुरक्षित लगा और शांत करने वाला। फिर अविनाश ने उसे हवा में उठा लिया और एक राजकुमारी की तरह ले गया। है, मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपको इस निर्णय पर पछतावा न हो, कियारा। कियारा मुस्कुराई, उसे अपने फैसले पर गर्व भी था और इस तरह ले जाने से उसका दिल एक अजीब तरह की संतुष्टि से भर गया। अविनाश फिर थोड़ा आगे बढ़ा और फिर धीरे से उसे बिस्तर पर लिटा दिया। इस पूरे समय कियारा की नजर अविनाश की आंखों से नहीं हटी। फिर अविनाश ने कियारा के गाउन को पकड़ लिया और उसने उसे आसानी से उतार दिया, जिससे उसकी सुंदर घंटे की आकृति और उसकी सेक्सी बैंगनी रंग की ब्रा और पैंटी दिखाई देने लगी। इसे कियारा के लाल चेहरे के साथ मिलाकर अविनाश और भी अधिक उत्तेजित हो गया। फिर अविनाश का हाथ कुशलतापूर्वक और शीघ्र ही चला। क्लिक करें। कियारा की ब्रा भी हटा दी गई, जिससे उसके बड़े लेकिन बिल्कुल आकार के और मजबूत स्तन दिखाई देने लगे, जिनके ऊपर हल्के गुलाबी रंग के निपल्स थे। आप सुंदर हैं, अविनाश ने चकित होकर प्रशंसा की। कियारा का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसका चेहरा और भी लाल हो गया। तो तुम भी कपड़े उतारो। मुझे शर्मिंदगी होगी अगर मैं ही अकेला नंगा रहूं, कियारा ने मच्छर जैसी आवाज में बुदबुदाया। किसी कारण से वह अब एक छोटी लड़की की तरह व्यवहार कर रही थी। अविनाश चंचलता से मुस्कुराया। ठीक है। फिर वह खड़ा हुआ और अपने त्वचा से तंग काले रंग के कपड़े उतार दिए, जिससे उसका बिल्कुल दुबला और मांसल शरीर और सही और मजबूत दिखने वाले एब्स दिखाई देने लगे। कियारा गटक गया। अविनाश सचमुच बहुत सुंदर था। हालांकि वह इस बात से आश्चर्यचकित नहीं थी। वह एक और बात से हैरान थी। मैं क्या यह इतना बड़ा होना चाहिए? अविनाश के हथियार पर नजर पड़ते ही वह मन ही मन चिल्ला उठी। अविनाश ने देखा कि वह कहाँ देख रही थी और मुस्कुराया। क्या आप जो देखते हैं वह आपको पसंद है, कियारा? कियारा शर्मा गया और मैं करती हूं, उसने सिर हिलाया। ओह, आप आश्चर्यजनक रूप से ईमानदार हैं, कियारा। अब जाकर कियारा को ध्यान आया कि अविनाश ने उसे लेडी कियारा के बजाय कियारा कहना शुरू कर दिया था, जो उसे वास्तव में पसंद था। लेडी कियारा बहुत औपचारिक थी। कियारा के साथ ऐसा महसूस होता है कि वे एक दूसरे के करीब थे। ईमानदारी से कहूं तो डार्लिंग कियारा बेहतर थी। हालांकि वह ऐसा जोर से नहीं कहेंगी। ठीक है, चलो शुरू करें। ठीक है, अविनाश मुस्कुराया जब उसने अपने छोटे भाई को कियारा के निचले होठों के सामने रखा और उसके गीले छेद पर अपना डिक फिसलाना शुरू कर दिया। जब उसने सोचा कि चिकनाई पर्याप्त है, तो उसने सिर डाला और फिर वह नीचे झुका और अपना चेहरा कियारा के चेहरे के करीब ले गया।
मैं इसे अंदर डालने वाला हूं, वह धीरे से फुसफुसाया। कियारा मुस्कुराया और सिर हिलाया। इसे करें। अविनाश की मुस्कान चौड़ी हो गई। उसने फिर अपने कूल्हों को आगे बढ़ाया और उसके अंदर प्रवेश कर गया। वाह! अविनाश खुशी से कराह उठा। नरम, बहुत नरम। कियारा के अंदरूनी भाग आश्चर्यजनक रूप से मुलायम थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दीवारें उसके लंड का ढेर सारे चुंबनों से स्वागत कर रही हों। यह बिल्कुल स्वर्गीय था। आह! कियारा भी राहत से कराह उठा। उसकी निराशाएं, उसकी दबी हुई इच्छाएं, वे सब एक ही झटके में खत्म हो गईं। फिर उसने अविनाश का सिर पकड़ लिया और उसके होठों को अपने होठों से सील कर दिया। अविनाश की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि कियारा, जो इतने लंबे समय से इतना निष्क्रिय था, कि वह पहल करेगा और इतना मजबूत होगा। यह कैसी सशक्त पहल थी, क्योंकि उसकी जीभ पहले से ही उसके मुंह के अंदर थी, अपने शिकार की तलाश कर रही है। और इसे अपना शिकार ढूंढने में अधिक समय नहीं लगा। अविनाश और कियारा की जीभें टकरा गईं और लड़ाई शुरू हो गई। कियारा का हाथ भी निष्क्रिय नहीं रहा। उसके दाहिने हाथ ने अविनाश के सिर को उसके करीब भी धकेल दिया, जबकि उसका बायां हाथ उसकी मजबूत और मांसल पीठ पर घूम गया। चूंकि वह बहुत मजबूत और सक्रिय थी, अविनाश ने सोचा कि उसे भी ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसने अपने कूल्हों को एक बार में आगे बढ़ाने से पहले पीछे खींच लिया। इस बार यह पहले की तुलना में बहुत तेज था। महफ! कियारा ने दबी कराह निकाली और उसके शरीर ने एक ही धक्के में अपनी सारी ताकत खो दी। फिर अविनाश ने खड़े होकर चुंबन तोड़ दिया और उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। है, अपने आप को तैयार करो। यह कहते हुए उसने अपने कूल्हों को फिर से हिलाया और जल्द ही उसकी गति बढ़ गई। चट जट चट, अनहा अनहा अनहा। कियारा ने अपनी पूरी ताकत से बेडशीट पकड़ ली। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा को चूस लिया जाएगा, क्योंकि वह जो आनंद महसूस कर रही थी वह इस दुनिया से बहुत अलग था। प्रत्येक धक्के के साथ उसका शरीर कमजोर होता चला गया। अंत में उसके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं बची। केवल एक चीज जो वह कर सकती थी वह थी विलाप करना, और वो ऐसा बहुत ही भद्दे तरीके से कर रही थी। उसका चेहरा लाल था, उसकी आंखें पीछे मुड़ी हुई थीं और आंखों का केवल सफेद भाग ही दिख रहा था। उसके चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान थी और उसकी जीभ भी खुली हुई थी। परिष्कृत और कुलीन महिला कियारा पूरी तरह से गायब हो गई थी और उसकी जगह एक विकृत महिला ने ले ली थी, जो उस असीम आनंद के कारण पागल हो रही थी जिसे वह महसूस कर रही थी। वह आदमी इसके करीब भी नहीं था। उसके मन में अचानक एक विचार आया, हालांकि जल्द ही गायब हो गया। वह आनंद से निपटने में अधिक व्यस्त थी। अभी उसके मन में यही एकमात्र विचार था, जबकि वह परमानंद में कराहती रही। अचानक अविनाश ने उसका दाहिना पैर पकड़ लिया और अपने कंधे पर रख लिया। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा, कियारा के पैरों को सीमा तक फैलाया और फिर उसने अपना लंड अंदर घुसा दिया। आन्हा! कियारा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, क्योंकि खुशी का एक अतुलनीय तीव्र झटका उसके शरीर में दौड़ गया। वह अच्छा था हो? अविनाश ने प्रश्न किया। हालांकि जवाब में उसे केवल एक अजीब प्रतिक्रिया मिली, जहां कियारा ने अपना सिर यादृच्छिक दिशाओं में घुमाया। वास्तव में वह सिर हिलाने की कोशिश कर रही थी, हालांकि उसने इस पर बहुत कम प्रयास किया, और एक बार जब वह अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो पाई तो उसने इसकी परवाह नहीं की। वह समझ जाएगा, यही उसका विचार था। और वह सही थी। अविनाश के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने अपना लंड निकाला और उसे फिर से उसके शरीर के अंदर घुसा दिया। आन्हा!
अविनाश का हाथ फिर कियारा के दाहिने स्तन की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसकी दीवारें डरावनी हद तक कड़ी हो गईं और उग गया। अविनाश को सहने के लिए मजबूर किया गया। कियारा भी कुछ बेहतर नहीं थी। जैसे ही अविनाश ने उसके शरीर के अंदर अपना रस छोड़ा, उसकी दीवारें और भी अधिक सख्त हो गईं और फिर धार वह भी आ गई। वह अच्छा था, कियारा ने मन ही मन बुदबुदाया और उसके मुंह से एक संतुष्ट और थकी हुई आह निकली। आखिर क्या हुआ? हालांकि अविनाश उसकी तरह शांत नहीं थी। उसे अभी भी उस अचानक जकड़न का कारण समझ नहीं आया। हालांकि इससे पहले कि वह इसके बारे में अधिक सोच पाता, उसने कियारा की भ्रमित आवाज सुनी। यह कौन सी अजीब ऊर्जा है जो मेरे शरीर में प्रवेश कर गई है? मैं मजबूत क्यों महसूस करता हूँ? अविनाश की सुनहरी आंखें चमक उठीं और नाम कियारा स्काईफॉल, आयु 47, माना कल्टीवेशन मास्टर, बॉडी कल्टीवेशन नश्वर, जाति मानव, व्यवसाय स्काईफॉल साम्राज्य के राजा की उपपत्नी, प्रतिभा मध्यम, AVL 32-33, HP 400/400, MP 570/570, STR 40-41, AGL 39-40, VIT 40-41, STM 40-41, INT 57-58, डेफिनेट 36-37। कियारा की जानकारी उसकी आंखों के सामने आ गई। उसने स्तर ऊपर कर लिया। हो अविनाश! अविनाश अपनी कल्पना से बाहर आया जब कियारा ने उसे फिर से पुकारा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि सामान्य कल्टीवेशन बहुत उबाऊ है? अचानक अविनाश ने सवाल किया। मुझे यह थकाऊ लगता है, कियारा ने सिर हिलाया। अविनाश की मुस्कान बढ़ गई और उसने जवाब दिया, अब से तुम्हें उस तरह से कल्टीवेशन करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से मैं कल्टीवेशन करता हूं वह बहुत ज्यादा दिलचस्प है। जिस तरह से तुम, कियारा ने सवाल करना चाहा, हालांकि बैंग बैंग बैंग, किसी ने दरवाजा जोर से खटखटाया और कियारा और अविनाश ने एक आवाज सुनी। हम शाही सैनिक हैं। दरवाजा खोलो, नहीं तो हम इसे तोड़ देंगे। हम शाही सैनिक हैं। दरवाजा खोलो, नहीं तो हम इसे तोड़ देंगे। शाही सैनिक यहाँ क्यों हैं? कियारा ने घबराहट में सवाल किया और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। अविनाश ने अपनी आंखें अच्छी तरह सिकोड़ लीं। वह कैसे हुआ? क्या राजा को पता चला कि उसने अपनी उपपत्नी का अपहरण कर लिया है? आखिर कैसे? ऐसा होने का एकमात्र संभावित तरीका यह है कि कियारा के रक्षक रिया 2 और 3 को हरा दें और फिर महल की ओर भागें। लेकिन फिर भी उन्हें कैसे पता चला कि वह यहाँ था? अविनाश ने भौहें चढ़ा लीं। वह परेशान हो गया। वह रिया को लेकर चिंतित था। यदि रिया हार गई तो उसने उसे सूचित क्यों नहीं किया? क्या वह सुरक्षित है? अचानक अविनाश भी घबराने लगा। उसे जानना होगा कि रिया के साथ क्या हुआ। उसे भागना होगा। यदि वह अपने कंसील का उपयोग करता है तो ऐसा करना वास्तव में मुश्किल नहीं है। हालांकि कियारा अकेला रह जाएगा। और यद्यपि वह अपने भंडारण रिंग में बिस्तर और मेज रख सकता है, इस कमरे की गंध सैनिकों को यह जानने के लिए पर्याप्त होगी कि क्या हुआ था। अगर राजा को पता चला कि उसने उसके साथ धोखा किया है तो कियारा को मार दिया जाएगा। अविनाश ने फिर कियारा की ओर देखा और सोचने लगा। कियारा महत्वपूर्ण था, लेकिन रिया को भी खतरा था। उसे किसे चुनना चाहिए? अविनाश! अचानक कियारा ने पुकारा। अविनाश ने फिर उसकी ओर देखा और देखा कि उसकी नीली आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं।
आइए बाहर जाएं और एक साथ लड़े। मैं एक मास्टर स्टेज कल्टीवेटर भी हूं। अगर हम वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं तो मुझे लगता है कि हम बच सकते हैं। यदि नहीं, हम अपने दुश्मनों से लड़ते हुए एक साथ मरेंगे। आप ऐसा क्यों करेंगे? आप बच सकते हैं। मैं उन्हें रोक लूंगा और आपके लिए समय खरीदूंगा। उत्तर देते समय कियारा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं ध्यान आकर्षित करने वाली वेश्या नहीं हूं, अविनाश। मैं एक वफादार महिला हूं। आपने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया। आपने मुझे वह ध्यान देने का वादा किया जिसकी मुझे चाहत है। जब इसकी वास्तव में जरूरत होगी तो मैं आपके साथ विश्वासघात नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, भले ही इसके लिए हमें एक साथ मरना पड़े। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प कम नहीं हुआ। कियारा की ओर देखते हुए अविनाश चुप रहा। तभी उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने कमेंट किया, राजा सचमुच एक अद्भुत महिला से चूक गया। ओह है, क्या यह हमारे लिए अच्छा नहीं है? इससे हमें एक दूसरे से मिलने का मौका मिला। कियारा भी मुस्कुराया। फिर उसने जारी रखा, चलो अपनी लड़ाई लड़े अविनाश। मैं वादा करता हूं, भले ही हम मर जाएं, मैं तुम्हें अगले जीवन में ढूंढूंगा और हम अपना बाकी समय एक साथ बिताएंगे। हाँ हाँ हाँ, आप ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हैं जैसे यह दुनिया का अंत है? अचानक अविनाश जोर से हंसा। कियारा ने भौहें चढ़ा दी। क्या वह दबाव से पागल हो गया है? ये उसके विचार थे, हालांकि वास्तविकता बिल्कुल विपरीत थी। वह अब शांत हो गया था। रिया या कियारा? वह एक बेवकूफी भरा सवाल था। वह एक लालची आदमी था। वह दोनों को चुनेगा। अचानक अविनाश की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने सवाल किया, कियारा स्काईफॉल, क्या तुम पूरे दिल से मेरी औरत बनने को तैयार हो? सवाल का जवाब दें। हाँ हाँ, मैं तैयार हूं। हालांकि वह भ्रमित थी, कियारा ने फिर भी सिर हिलाया। फिर उसने महसूस किया कि एक और अजीब ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर रही है और वह और भी अधिक घबरा गई। एक क्षमता होती है जिसे छिपाना कहा जाता है। इसे सक्रिय करो और भाग जाओ। मैं इन सैनिकों का ख्याल रखूंगा। तो तुम्हारा क्या मतलब है? क्षमता का उपयोग करें और भाग जाएं। मुझे पता है कि यह भ्रमित करने वाला है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप इसका पता लगा लेंगे। आप जानते हैं कि क्षमता का उपयोग कैसे करना है। आपको बस अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना है, अविनाश ने निर्देश दिया। मैं तुम्हें अपना बलिदान नहीं देने दूंगा। हाँ हाँ, कौन अपना बलिदान दे रहा है? ये वे सैनिक हैं जो मरेंगे, अविनाश ने जवाब दिया। मैं वो। कियारा, हमारे पास समय नहीं है, बस मुझ पर भरोसा करो, अविनाश ने समझाने की कोशिश की। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि इससे केवल अधिक समय बर्बाद होगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, तुम भागकर कहीं छुप सकते हो। अगर तुम्हें लगे कि मैं हार रहा हूं तो तुम आओ और मुझे बचा लो, ठीक है? ओ ठीक है। कियारा ने सिर हिलाया। फिर उसने इसके बारे में सोचा और किसी तरह उसने कंसील को सक्रिय कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह बचपन से ही इस क्षमता का उपयोग कर रही हो। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं देखता रहूंगा, कियारा ने बुदबुदाया। अविनाश ने सिर हिलाया। इसके बाद कियारा खिड़की से बाहर चला गया और नक्स दरवाजे की ओर चला गया। बैंग बैंग बैंग। दरवाजा खोलो नहीं तो हम तोड़ देंगे। अविनाश ने फिर वही आवाज सुनी, हालांकि इस बार उसने भौहें सिकोड़ लीं। ये सैनिक इतनी देर तक क्या कर रहे थे? क्या वे उसके और कियारा के खत्म होने और अपनी योजना तैयार करने का इंतजार कर रहे थे? वे कहाँ हैं? एक उपन्यास में
ऐसा किस दुनिया में होता है? अविनाश ने फिर अपना सेंस सक्रिय किया और जल्द ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और साथ ही उसने राहत की सांस ली। फिर उसने आगे बढ़कर अपना सिर हिलाया और दरवाजा खोला। सुनहरे रंग का कवच पहने हुए 3 सैनिक, जिस पर स्काईफॉल किंगडम की कलगी लगी हुई थी, उसके सामने खड़े थे। उन तीनों ने अपने चेहरे ढक रखे थे और जब उसकी नजर अविनाश से मिली तो जो दरवाजा पीट रहा था वह चुप हो गया। आपको बहुत देर हो गई। जब आपको आदेश दिया गया था तब आपने दरवाजा क्यों नहीं खोला? आप क्या कर रहे थे? बीच में खड़े सिपाही ने कर्कश स्वर में प्रश्न किया। अविनाश ने फिर अपना हाथ उठाया और उत्तर दिया, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा था। एक तरफ हटो। हम आपके घर में प्रवेश करना चाहते हैं और तलाशी लेना चाहते हैं। हमें संदेह है कि आपने शाही उपपत्नी कियारा स्काईफॉल का अपहरण कर लिया है। क्या आप वाकई प्रवेश करना चाहते हैं? अचानक अविनाश ने सवाल किया। हाँ। आपका मतलब क्या है? क्या आप हमारे विरुद्ध जाने की योजना बना रहे हैं? हालांकि अविनाश ने बीच वाले व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया और अन्य 2 की ओर मुड़ गया। क्या आप वाकई मेरे घर में प्रवेश करना चाहते हैं? स्काईफॉल साम्राज्य के नागरिक की गोपनीयता का सम्मान न करने के लिए आपको दंडित किया जा सकता है। दोनों सिपाही रुक गए। उन्हें लगा जैसे अविनाश के शब्दों के पीछे अन्य अर्थ हैं। जल्द ही उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और वे पीछे हट गए। मास्टर अविनाश, यह सब मिस वन की योजना थी। हम केवल उसके आदेशों का पालन कर रहे थे। अचानक अविनाश ने अपने दिमाग में 2 लोगों की आवाज सुनी और वह मुस्कुराया। आप कहाँ हैं? अविनाश ने प्रश्न किया। दोनों सिपाहियों में से एक ने अपना पैर थोड़ा ऊपर उठाया। बाएं वाला? अविनाश ने प्रश्न किया। हाँ मास्टर अविनाश। रिया कौन है? बीच वाला? 2 ने उत्तर दिया। जैसा कि मुझे उम्मीद थी। अविनाश की मुस्कान चौड़ी हो गई। आप क्या सोचते हैं कि आप कौन हैं? क्या आपको लगता है कि हम आपकी गोपनीयता की परवाह करेंगे? हट जाओ, अन्यथा तुम परिणाम नहीं संभाल पाओगे। बीच वाला सिपाही चिल्लाया। अविनाश ने टिप्पणी की, स्कटस्क, बुरे सैनिकों को दंडित करने की आवश्यकता है। फिर उन्होंने बीच में सैनिक की ओर इशारा किया और घोषणा की, विशेषकर आप जैसे सैनिक। रिया अरोरा। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारे साथ, और कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक और कमेंट जरूर करें।